रिया बेटा, क्या हुआ? जल्दी करो, हमें हॉस्पिटल जाना है। बुआ नानी इंतजार कर रही होंगी। जब अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो अनिका ने दरवाजा खोलकर अंदर जाने की कोशिश की, मगर दरवाजा अंदर से लॉक था। ये देखकर अनिका हैरान हो गई। तभी अंदर से लॉक खुलने की आवाज आई। जैसे ही दरवाजा खुला, अनिका रिया को देखकर शॉक हो गई। उसने कहा, लुक एट माई लिटिल प्रिंसेस, बिल्कुल परी जैसी लग रही हो। आर्यन को फ्रॉक पहने देखकर अनिका बेहद खुश हो गई। उसने आर्यन का हाथ पकड़कर उसे आईने के सामने खड़ा किया। आर्यन ने जैसे ही अपने आप को आईने में देखा, उसका मुंह शर्म से लाल हो गया। इतनी शर्म उसने जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। उसने अपने दांत कचकचाए। एम्बैरेसमेंट में आर्यन ने अपने गाल फुला लिए और उसके गुब्बारे की तरह फूले हुए गाल और आंखों में गुस्सा लिए आर्यन ने हिम्मत जुटाई। वो आईने में अपने आप को देखने लगा। आर्यन को एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि वो आईने में अपने आप को देख रहा था। रिया का फ्रॉक ऊपर से स्लीवलेस था और नीचे से खुली हुई अम्ब्रेला की तरह लग रहा था। आर्यन को लगा जैसे मिरर के सामने तो वो खड़ा है, मगर मिरर के अंदर रिया खड़ी थी। अनिका ने कहा, कितनी प्यारी लग रही है मेरी लिटिल प्रिंसेस। ज्योति बुआ तुम्हें देखेंगी तो बहुत खुश हो जाएंगी। थैंक यू सो मच मॉम, बट आई एम नॉट अ प्रिंसेस। अनिका को पता था कि रिया को लड़कियों जैसे कपड़े पहनना बिल्कुल पसंद नहीं, मगर आज वो बहुत खुश थी कि उसके कहने पर रिया ने ये फ्रॉक पहनी थी। लाइफ केयर हॉस्पिटल में डॉक्टर अग्रवाल की कैबिन में कामिनी डॉक्टर अग्रवाल का इंतजार कर रही थी। डॉक्टर अग्रवाल अपनी कैबिन में आए और कामिनी को देखकर तुरंत बोले, यू हैव रूइंड द प्रेस्टीज ऑफ दिस हॉस्पिटल। डॉक्टर अमृता इतनी नाराज हो गईं कि जाने से पहले मुझे मिली भी नहीं। द होल हॉस्पिटल इज अशेम्ड ऑफ यू। काम डाउन सर, प्लीज। आई एम रियली वेरी सॉरी। दोबारा ऐसा नहीं होगा। मैं चाहूं तो तुम्हें अभी के अभी इस मेडिकल कॉलेज से तुम्हें रेस्टिगेट कर सकता हूं, मगर मैं जानता हूं MBBS डिग्री की क्या वैल्यू होती है। आई एम सॉरी सर, आई गॉट माई लेसन। रूम नंबर 32। कमरे में प्रीति ज्योति बुआ के पलंग पर उनके पैरों के पास बैठकर सेब काट रही थी। मेरी अनिका है ही इतने साफ मन की, इतनी बड़ी डॉक्टर भी उसे मना नहीं कर पाई। ज्योति बुआ ने ये कहा ही था कि उसके सामने अनिका खड़ी थी। अनिका के इस नए अवतार को देखकर ज्योति बुआ हैरान रह गईं। रोहिणी भाभी, मम्मी ये रोहिणी मामी नहीं है, अनिका दीदी है। अनिका की आंखों से ही आंसू बहने लगे। उसने ज्योति बुआ की गोद में सर रख दिया। कुछ देर बाद ज्योति बुआ की नजर दरवाजे के पास खड़े आर्यन पर गई। कितनी प्यारी लग रही है ये नन्ही गुड़िया। इसे देखो तो ऐसा लगता है जैसे परियों के देश से सीधी उतर के हमारी गोद में आई है। भगवान इसे हर बुरी नजर से बचाए। ये लड़की एक दिन की हीरोइन बनेगी। कुछ देर बातें करने के बाद ज्योति बुआ को थकावट महसूस हुई। अनिका ने उन्हें सहारा देकर फिर से बिस्तर पर लिटा दिया। अनिका के चेहरे पर हाथ फेरते हुए ज्योति बुआ ने कहा, एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे रोहिणी भाभी मेरे सामने खड़ी हूं। बिल्कुल वैसा ही चेहरा, वैसी आंखें। ज्योति बुआ आगे कुछ कहने जाएं, उससे पहले पीछे कामिनी और मनीषा दरवाजे से अंदर आ रहे थे। बुआ, आपको याद है ना कि अनिका ने खानदान पर कितनी बड़ी कालिक पोती है? माफ कीजिएगा ज्योति बहन, आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। हमने अनिका से जरा सी मदद मांगी, वो हम सबको पीठ दिखाकर चली गई थी। आपने दीदी से उनकी मरी हुई माँ की आखिरी निशानी मांगी थी, फार्मा कंपनी। ऐसे कैसे आपके नाम कर देती? देखा देखा, अब इस प्रीति को बड़े छोटे का लिहाज भी नहीं रहा। संगत का असर है। ज्योति बहन, अभी कहती हूँ इस प्रीति को अनिका की संगत से दूर ही रखें। मनीषा की नजर आर्यन पर पड़ी। वो आर्यन के पास आई। मनीषा की बड़ी डरावनी आंखें देखकर आर्यन मनीषा से दूर जाने की कोशिश करने लगा। मनीषा उसका मुंह पकड़कर चारों ओर घुमाकर उसे देखने लगी। मनीषा ने थोड़ी देर आर्यन को गौर से देखा, फिर अनिका से कहा, बहुत प्यारी लगती है तुम्हारी बेटी। तुम्हारा बेटा भी अब तक कुछ इसी कदकाठी का हो गया होगा। आप कहना क्या चाहती हैं? कहना तो मुझे बहुत कुछ है, मगर सवाल ये है कि तुम सुनना चाहती हो या नहीं। सुना है अपने बेटे को ढूंढने के लिए काफी मेहनत कर रही हो तुम। गलत लोगों को फोन मिलाने से कुछ नहीं होगा। असलियत जाननी है तो उनसे पूछो जो असलियत जानते हो। देखिए, आपको उसके बारे में कुछ भी पता हो तो प्लीज मुझे बताइए, प्लीज। अगर तुम्हें जानना है कि तुम्हारा बेटा इस वक्त कहाँ है, कैसा है, क्या कर रहा है, तो तुम्हें उसके लिए मेरा एक छोटा सा काम करना होगा।
मनीषा ने अपनी पर्स से कुछ स्टैम्प पेपर निकाले और बेड के बगल में टेबल पर रख दिए। फिर एक पेन अनिका के हाथ में देकर बोली, बस इन कागजात पर तुम्हें अपने हाथों से अपनी सिग्नेचर कर देनी है। अपनी माँ की फार्मा कंपनी कामिनी के नाम कर दो। जैसे ही ये काम कर दोगी, मैं तुम्हें बता दूंगी कि तुम्हारा बेटा कहाँ है, क्या कर रहा है। अनिका को यकीन नहीं हो रहा था कि गुलेरिया परिवार उसकी माँ की फार्मा कंपनी हथियाने के लिए इतना नीचे गिर गए थे। मगर इस वक्त उसके लिए दुनिया में अगर कुछ सबसे ज्यादा जरूरी था तो वो था उसके बेटे का पता जानना। आर्यन का प्यार अनिका के लिए और भी ज्यादा बढ़ गया। जब उसने अनिका की ओर देखा तो अनिका डॉक्यूमेंट पर साइन करने लगी थी। उसे टेबल पर नर्स की रखी कुछ दवाइयां दिखीं। आर्यन ने बोतल को हाथ मारकर डॉक्यूमेंट पर गिरा दिया। बोतल में से सारा सिरप डॉक्यूमेंट्स पर गिरा। ये क्या किया तुमने शैतान बच्ची? बिल्कुल अपनी माँ पर गई है, बदतमीज। जानती हो ये डॉक्यूमेंट कितने इंपॉर्टेंट थे? जाने दीजिए, बच्ची है, उसे क्या पता, गलती से बोतल गिर गई होगी। गलती करने में बेटी भी माँ पर ही गई है। शाबाश, देखते जाओ आगे क्या क्या गलती करती है। खबरदार अगर मेरी बेटी के बारे में एक शब्द भी कहा तो उस दिन की मार भूल गई हो तो फिर से याद दिला दूं। चलो जाने दो, बच्ची ही तो है। एक काम करती हूँ, दूसरे डॉक्यूमेंट बनवा देती हूँ। चलो सब घर चलें। अनिका ने कहा कि वो रिया को होटल छोड़कर घर आएगी। अनिका की इस बात को मनीषा ने तुरंत मान लिया। जैसे ही अनिका रिया को लेकर हॉस्पिटल के कमरे से बाहर निकली, मनीषा और कामिनी भी उसके पीछे पीछे निकले। अनिका को टैक्सी में बैठते हुए देख मनीषा ने कामिनी से कहा, मैं घर चलकर डॉक्यूमेंट्स बनवाती हूँ, तू जाकर अनिका का पीछा कर। अगर उसने अपना मन बदल दिया तो मुझे फोन कर देना। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।